हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्री नेट जारा फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देखे थे। ईयर 2000 से लेकर 2016 तक के ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन थे थर्मोडायनेमिक्स के, वो हमने कवर किए थे। ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 2017, 2018, 19, 2020। ठीक है, ये चारों ईयर्स के पेपर जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 24 तक क्वेश्चन तो पहले हो चुके थे, अब है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसिडर अ ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल ऑफ शेप शॉन इन फिगर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, ये हमको ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल दे रखा है। हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी निकालनी है इस मॉलिक्यूल की हाई टेम्परेचर पे, वो कितनी होगी। ठीक है, क्या दे रखा है, टेम्परेचर जो है वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी स्केल्स ऑफ मॉलिक्यूल से तो ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कम होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ही टूट जाए। ठीक है, तो इस टाइप ये वाला क्वेश्चन है, वैसे हम पहले कर चुके हैं थ्योरी के जब लेक्चर्स कर रहे थे लेक्चर के अंदर, पर वापस रिपीट कर रही आ गया है तो मैं कर देती हूँ। ठीक है ना, तो यही चीज़ अब कैसे करते हैं, इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख के फिर हम उससे एनर्जी लिखेंगे, और एनर्जी लिख के फिर हम उससे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। ठीक है ना, यानी इसकी वजह से कितनी हो गई, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है। ठीक है, अब देखिए हर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, हाफ KBT, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में हाफ KBT एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो ये चीज़ लिख ली। उसके बाद में इसके अंदर बोला हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि इसके जो वाइब्रेशनल मोड्स है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोड्स एक्टिव होने की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशनल की वजह से होगी। अब एक वाइब्रेशनल के साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, ठीक है ना, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों टर्म्स कैलकुलेट होती है, इसलिए यहाँ पर हर के साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, KBT। ठीक है, यहाँ से 3 KBT बना, यहाँ से 3 KBT बना, टोटल एनर्जी कितनी हो गई 6 KBT। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या निकालना, हीट कैपेसिटी निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी, डेल U बाय डेल T, यहाँ से देखेंगे तो 6 KB। ठीक है, 6 KB इसका आंसर आ गया। गेट इसका जो है लो टेम्परेचर पे अगर हो तो सिर्फ ये होगा, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड्स भी एक्टिव हो जाएंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, उसकी वजह से ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है ना, ये टर्म आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे क्लासिकल के अंदर भी जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं लैग्रांजियन वगैरह की कैलकुलेशन के टाइम पे, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर जो बॉडीज है वो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, D+1, अलग से लिख देती है इसको, D+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, इस तरीके से दी जाती है। अब हमको 3 डायमेंशन बोल दिया है, तो 3 इंटू 4/2, यहाँ से 6। ठीक है ना, तो ये वहाँ पे भी यूज़ आती है, यहाँ पर भी उसी टाइप का है। तो ठीक है ना, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन से आ गई है। हर एक के साथ में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, हाफ KBT। वाइब्रेशनल कितनी, 3, और वाइब्रेशनल में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होती है, तो टोटल कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है एक मोड के साथ में, KBT। ठीक है, 6 KBT, और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये 2017 का, ये भी 17 का। अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, एक रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है, वो दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पर T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, विथ फोटोन गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, फोटोन गैस है। इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज, इस इंजन की इफिशियंसी लिखनी है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। वर्किंग सब्सटेंस फोटोन गैस है, ऐसा कुछ ध्यान मत देना। ठीक है, क्योंकि हमको पता है इफिशियंसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड करती है क्या, नहीं करती है। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी डायरेक्टली 1 - T1/T2 हो जाती है, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। इसका मतलब कि ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या बोल रहा है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अपने को वैसे भी पता है। द डेंसिटीज ऑफ वाटर एंड आइस एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर दिस एंड दिस। ठीक है ना, वाटर और आइस की डेंसिटी इस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमको दोनों की इतनी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस, एल की वैल्यू दे रखी है। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज है, उसके लिए कितने प्रेशर की जरूरत होगी, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है और गीगा पास्कल में निकालना है। ठीक है ना, तो क्या चीज़ इसमें हम यूज़ में लेंगे,
क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बोलती है कि dp बाय dt किसके बराबर होगा, L डिवाइडेड बाय T V2 माइनस V1, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो dp है वो किसके बराबर होगा, L डिवाइड बाय T V2 माइनस V1 और dt, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको लिख लेती हूँ 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर है टेम्परेचर T की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब केल्विन में लिखूँ तो 273 केल्विन, तो 273। देन है V2 माइनस V1, तो वही डेंसिटी मास में उसकी कैलकुलेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो डेंसिटी दे रखी, हमको वॉल्यूम का डिफरेंस चाहिए दोनों का, ठीक है ना। तो वाटर और आइस की डेंसिटी का डिफरेंस है, वॉल्यूम का डिफरेंस पर किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो वो क्या वही चीज़ आ जाएगी। तो 1000 माइनस 934, इसका मतलब 66। फिर चेंज इन टेम्परेचर dt, चेंज इन टेम्परेचर dt की वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है ना, इसका मतलब 10, ओके। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन से आता है 0.0018 इंटू 10⁵, ये आ गया dp, ठीक है सॉरी, dp कितना होगा, p2 माइनस p1, वो हमारे पास में आ गया है कितना, 0.0018 इंटू 10⁵। p1 कितना इनिशियल प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो इससे मैं निकालूं तो p2 कितना हो जाएगा, इसको इसमें सिंपली ऐड करूंगी, ठीक है। तो 1.0018 इंटू 10⁵ पास्कल। अब देखिए मुझे आंसर किस में चाहिए, यहाँ पर गीगा पास्कल में चाहिए, ठीक है, यानी 10⁹ मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 10⁴ से मल्टीप्लाई और 10⁴ से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है ना, ताकि ये पूरा तो मेरे पास यूनिट बनाने के काम में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 1.0018 इंटू 10⁹ पास्कल, ठीक है। यानी इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या बनेगा, ये डिवाइडेड बाय 10⁴ है ना, तो वो क्या, ये तो पूरा हो गया गीगा पास्कल। ये कितना होगा, 1.0018 ऊपर करूँगी तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ तो 0.01 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है ना। हमको यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोल रहा है, 2017 का क्वेश्चन है ये भी। द एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ फोटोन गैस आर गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी तो इतनी दे रखी है, U इक्वल्स टू 8T⁴ और प्रेशर दे रखा है U/3, जहाँ पर T टेम्परेचर है, A रेडिएशन कांस्टेंट है। एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हमको दे रखी है अल्फा AT3, तो हमको अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है, तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि किस वे में जाना है ना। तो कुछ क्वेश्चन जब आपने इस तरीके के कर रखे होंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेल एस बाय डेल वी की बात हो रही है एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो हम लोग इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का उसको लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि डी क्यू किसके बराबर होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, ठीक है। डी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, टी डी एस, डी यू का डी यू प्लस डी डब्ल्यू यानी कि पी डी वी। यहाँ से अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, डेल एस बाय डेल वी निकालना है ना, तो डेल एस बाय डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ से तो डी वी से डी वी कैंसिल, तो प्लस पी बचेगा, ठीक है। उसके बाद में डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू व्हाट, टी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाय टी डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस का पी डिवाइडेड बाय टी। ये हमारी हो गई वो क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। 1 बाय टी डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय वी। ये होती है एनर्जी, एनर्जी को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, क्या बना, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी, ठीक है ना। अब एनर्जी डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, यानी स्मॉल यू, एनर्जी डेंसिटी हमको दे रखी है 8T⁴, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8T⁴ प्लस प्रेशर कितना है U/3, तो U कितना है 8T⁴, तो 8T⁴ डिवाइडेड बाय 3
प्रेशर को टी से डिवाइड करना है तो टी, ठीक है ना। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, क्यूब, सेम हियर क्यूब, तो 1 + 1/3 यानी कि 4/3 AT क्यूब। हमको क्या अंदर रहेगा, अल्फा AT क्यूब। कंपेयर करें अगर हम दोनों को, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, 4/3 यानी कि 1.33, ठीक है। ये यहाँ पर फिल करना है, इसका आंसर हो जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ ये 2017 के थे, अब 2018 की क्वेश्चन है। एन एयर कंडीशनर मेंटेन्स द रूम टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल आउटर टेम्परेचर इज 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना थ्योरी लेक्चर्स के अंदर, उसी चीज़ को अप्लाई करना है यहाँ पर। एयर कंडीशनर है, रूम टेम्परेचर मेंटेन करता है वो 27 डिग्री पर, जबकि बाहर का टेम्परेचर कितना है, 47 है, ठीक है। The heat conducting through the walls of the room from outside to inside due to temperature difference it, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट कंडक्ट हो रही है वॉल्स के थ्रू बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है ना, यानी हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, कितनी ऑब्जर्व हो रही है, 7000 वाट, ठीक है। द मिनिमम वर्क डन बाय द कंप्रेसर ऑफ द एयर कंडीशनर पर यूनिट टाइम, मिनिमम वर्क डन हमको निकालना है उसका पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस जो होती है रेफ्रिजरेटर की, वर्क परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं हम, Q2 डिवाइडेड बाय W। Q2 क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम मतलब हम लोग बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और W क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, Q2 डिवाइडेड बाय W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस का Q2 के, ठीक है ना। Q1 हीट उसने मतलब वहाँ से कितना पूरा वो डायग्राम होकर वही रेफ्रिजरेटर में प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, तो वापस रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली W किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2 के। अब देखिए इसके अंदर आगे हम और लिखे तो Q1/Q2 T1/T2 के बराबर होता है ना, क्या होता है, Q1/Q2 किसके बराबर होता है, T1/T2 के। उस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से Q2/W किसके बराबर होगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 के, ठीक है। यानी W किसके बराबर होगा, Q2 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 के। सिंपली वैल्यूज यहाँ पे रखूँ, Q2 की वैल्यू कितनी है, 7000 वाट हमको दे रखी है, 7000, ठीक है, इंटू वाट, इंटू T1 माइनस T2 बाय T2। T1 माइनस T2 डिफरेंस कितना है, 47, 27, 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, केल्विन में लिखना है इसको, लेकिन डिफरेंस तो 20 का ही होगा केल्विन में चेंज करने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद में T2 कितना है, जो लोअर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उसको केल्विन में लिखूंगी तो 300 केल्विन, राइट। तो यहाँ से तो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना बना हमारे पास में 1400 डिवाइडेड बाय 3, 466.67 लगभग इसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो वो इसको पुट कर देना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी हैव सेम इमिसिविटी, ठीक है। दो सॉलिड स्फीयर्स है ए और बी, दोनों की सेम इमिसिविटी है। द रेडियस ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ बी, यानी आर ए जो है वो क्या है, बी की रेडियस का 4 टाइम्स है, 4RB। और टेम्परेचर जो है ए का वो बी का डबल है, यानी टी ए किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ टी बी। तो रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम ए टू दैट ऑफ बी, रेशियो किसका निकालना कि ए से कितनी हीट रेडिएट हो रही है और बी से कितनी हीट रेडिएट हो रही है, उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए जो हीट रेडिएट हो रही है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर कुछ भी, हीट रेडिएट पूरे लिख देती हूँ, हीट रेडिएटेड फ्रॉम ए डिवाइडेड बाय हीट रेडिएटेड फ्रॉम बी, ठीक है ना। वो प्रोपोर्शनल होगी आर का स्क्वायर टी की पावर 4 के, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर आर ए का स्क्वायर टी ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर टी बी की पावर 4, ठीक है ना। आर ए कितना है, 4 टाइम्स ऑफ आर बी है, स्क्वायर करना है तो 16RB का स्क्वायर, और टी ए की पावर 4, टी ए ट्वाइस ऑफ टी बी है, इसकी पावर 4 पावर लेनी है हमको, तो 16 टी बी का पावर 4 डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर टी बी की पावर 4, ये दोनों सिंपली कैंसिल, 16 इंटू 16 256, सो हियर आंसर विल बी इक्वल टू 256।
6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ये 2019 का है, ठीक है, 18 का था, 19 का। कंसिडर अ वन डायमेंशनल गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ऑफ मास m विद द हैमिल्टोनियन फॉर अ सिंगल पार्टिकल गिवन बाय दिस, ठीक है ना। एक सिंगल पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन जो है वो हमको इस तरीके से दे रखा है, और उसके अंदर क्या है सिस्टम में, जो वन डायमेंशनल गैस का सिस्टम है उसके अंदर एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। द हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इन यूनिट्स ऑफ R इक्वल्स टू एन के बी, R इक्वल्स टू एन के बी, इस यूनिट में हमको उसकी हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होगा इसके अंदर, सिंपली इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है, एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एच अगर मैं निकाली हूँ तो एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जो पूरी वैल्यू की एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर 2x, ये तीन अलग अलग टर्म्स मैंने बना दी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, p का स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक टर्म के अंदर कोऑर्डिनेट है हमारा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कितनी होती है, kBT/2, ठीक है, हाफ kBT होती है। ये किसके लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए। टोटल कितने, n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है, तो मेरे को इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर है, तो यानी ये तो पूरा क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, ये वाली उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी वापस हम निकालेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, तो सबके लिए निकालनी, तो n पार्टिकल से n, और एक के साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, हाफ kBT। अब यहाँ पर तो क्या था, जिसे p कोऑर्डिनेट है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट इसका स्क्वायर था, x कोऑर्डिनेट स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर सिंपली x है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इस तरीके का इसमें बनेगा, तो इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, जीरो, ये और टर्म आ गई है, ठीक है ना, हमको क्वाड्रेटिक टर्म्स का लेना होता है, तो इस वजह से ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, n kBT हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट, तो वो कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू डेल्टा U बाय डेल्टा T, ठीक है। सिंपली यहाँ से n के भी आ जाएगी, यानी इसके साथ में कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये 2019 का ही है। इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड है, ठीक है, 0.01 किलोग्राम ऑफ आइस एट 273 केल्विन इज मिक्स विद 0.1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। क्या करते हैं हम, एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, उसके अंदर हम इतने किलोग्राम का आइस जो 273 केल्विन पे है उसको मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ में, इतने केल्विन पे जो टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेग्लेक्टिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, कंटेनर का हमको इंक्लूड नहीं करना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन जूल पर केल्विन ऑन अटेनिंग थर्मल इक्विलिब्रियम इज, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है तब कितना एंट्रोपी में टोटल चेंज होगा जूल पर केल्विन में, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मैंने इसका आंसर निकाल के लिख दिया, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो मैंने पहले सॉल्व करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट में भी नहीं हो और एग्जाम हो गए भी नहीं है ना। तो और हमको दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो इतनी है, लेटेंट हीट आइस की इतनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात क्या है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है इसका मतलब कि बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हीट जो आइस कितनी हीट लेगा, जितनी वाटर उसको देगा, यूँ समझिए आइस है, ये वाटर है, ठीक है ना, ये कम टेम्परेचर पे होगा, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, ठीक है ना। अब ये इसको, ये कितना है 273 पे, ये 300 केल्विन पे, ठीक है ना, ये इसको अपनी हीट देगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी इक्विलिब्रियम की जब दोनों के अंदर हीट एक्सचेंज जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, जितनी हीट ये देगा उतनी हीट ही लेगा, यानी हीट आइस कितनी गेन करेगा, जितनी वाटर देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या सिस्टम इंसुलेटेड है, ठीक है ना, यानी हीट गेन बाय आइस इक्वल्स टू हीट लॉस बाय वाटर, पहली चीज़ तो ये हो गई है। अब देखिए आइस क्या होगा, फाइनल स्टेट में कैसे आएंगे, आइस का टेम्परेचर कम है, ठीक है, आइस जो है वो पहले वाटर में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो इसका फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज होने के टाइम पे जो वो हीट वगैरह होती है वहाँ पर क्या टेम्परेचर का चेंज तो होगा नहीं, लेटेंट हीट क्या होती है कि हम जितनी हीट उसको दे रहे हैं जिससे कि उसकी फेस चेंज हो रही है, वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है बिना उसके टेम्परेचर के चेंज हुए, उसका हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो आइस से वाटर में चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर वो का वही है। अब यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट, यहाँ पर अब क्या होगा कि फाइनली
ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी हमको कैलकुलेट करना है कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होता है। आइस पहले फेस चेंज करके वाटर में चेंज होगा, ठीक है, फिर हीट एक्सचेंज वगैरह होती रहेगी इसके अंदर। फाइनली जब हीट एक्सचेंज रुक जाएगी तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद में टेम्परेचर कितना होगा टी, उसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंसुलेटेड है वही चीज़ जो मैंने बताई, हीट गेन बाय आइस इक्वल्स टू हीट लॉस बाय वाटर। आइस पहले वाटर में चेंज होगा, कितनी हीट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ml, ठीक है ना। वाटर में चेंज होने के बाद इसका टेम्परेचर जो है पहले कितना है 273 है, यहाँ पर 273 केल्विन था, ठीक है। वाटर बनने के बाद भी टेम्परेचर 273 केल्विन है। लेटेंट हीट क्या करती है, फेस चेंज करती है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा इसके। उसके बाद में 273 से ये टी फाइनल टेम्परेचर तक जाएगा। ये 300 केल्विन था, कुछ हीट इसकी कम होगी, ठीक है ना, यानी इसका अब टेम्परेचर यहाँ से कम और फिर ये फाइनल टेम्परेचर टी में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई उसकी इस प्रोसेस के लिए हीट। फिर है जब ये वाटर यहाँ से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे जाएगा वाटर बनने के बाद में आइस उसकी, तो देखिए ml आइस का मास कितना है 0.01 किलोग्राम। लेटेंट हीट इसकी हमको दे रखी 335, ठीक है, वो चीज़ पुट करी, ये टर्म हो गई। mc डेल टी मास वो 0.01 किलोग्राम। हीट जो इसकी जो यह स्पेसिफिक हीट वो कितनी है 4.2 दे रखी है वाटर की। वो टेम्परेचर कितना हुआ फाइनल तो टी, और इनिशियली वाटर का यहाँ पर कितना था 273, जब आइस वाटर बना उसकी बात कर रहे हैं, तो टी माइनस 273 फाइनल माइनस इनिशियल हो गया टेम्परेचर में चेंज, इक्वल्स टू व्हाट, जितनी हीट इसने लॉस करी इसने कितनी लॉस करी mc डेल्टा टी, वही चीज़, ठीक है। इसका मास 0.1 किलोग्राम, वाटर की वही 4.2, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, तो इसके अंदर पहले कितना था 300 था, बाद में कितना हो गया टी हो गया, तो 300 माइनस टी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज होगा, ये 273 है, ये 300 है, ठीक है ना। इसका कम है, इसका ज़्यादा है, हीट एक्सचेंज होगा तो कम होगा टेम्परेचर जो आएगा। अब जो नया इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा 300 से कम होगा और 273 से वो ज़्यादा होगा। 300 से कम होगा 300 माइनस टी, 273 से ज़्यादा होगा टी माइनस 273, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे आप तो टी की वैल्यू 290.29 केल्विन आ जाएगी। ये तो हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकाला है। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑन अटेनिंग थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तो आ गया, अब इसके अंदर चेंज इन एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करना है। तो टोटल हम लोग जो बोलते हैं इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, वो किसके बराबर होगा, आइस में और वाटर में चेंज के। डेल्टा एस आइस प्लस डेल्टा एस वाटर, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एस आइस, आइस के एंट्रोपी में चेंज कितना होगा डी क्यू बाय टी, ठीक है ना। डेल्टा एस क्या होता है, सेकंड जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके मैथमेटिकल फॉर्म से डी क्यू बाय टी। अब डी क्यू यहाँ पर क्या, एक तो एम एल की टर्म और एक एम सी डेल्टा टी की टर्म, तो एम एल बाय टी प्लस एम सी डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी, ठीक है, जो डी टी और टी से डिवाइड करना था तो टी। अब टेम्परेचर में चेंज कितना है इनिशियल से लेकर फाइनल तक टी आई टी एफ, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ। एम एल बाई टी ऐसा कैसा 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन वैल्यू पुट करी तो वही एल एन टी एफ बाई टी आई आ गया। सिंपली यहाँ पे आपको एम की वैल्यू, एल की वैल्यू, टी की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज पुट करें, ठीक है। मास है इसका 0.01 किलोग्राम, एल इसका कितना था 335 किलो जूल, ठीक है, तो इस बार किलो को चेंज करना है 335 इंटू किलो जूल, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय इसके अंदर टेम्परेचर कितना है 273 था। इस टाइम पे जब फेस चेंज हो रहा था, फेस चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, कितना था 273 था, ठीक है ना, वो चीज़। उसके बाद में एम इसका 0.01, सी की वैल्यू रखी, एल एन सी की वैल्यू वही वापस किलो जूल है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है। एल एन टी एफ बाई टी आई, फाइनल टेम्परेचर 290 है, इनिशियल टेम्परेचर इसका 273 था। मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेना सिंपली, वहाँ पर भी आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, गेट के एग्जाम में होता है, तो ये उसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। इस तरीके से वाटर के लिए निकालेंगे तो वही एम सी डेल्टा टी, तो एम सी डी क्यू बाय टी, एम सी डी टी बाई टी, इसका इंटीग्रेशन एंड ऑल, तो एम सी एल एन टी एफ बाय टी आई। ये वाटर का मास, ये इसके लिए सी की वैल्यू, ये किलो था तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, उसके बाद में इसको भी अब जब पूरा एल एन टी एफ बाई टी आई, टी एफ इसका कितना था वही फाइनल टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 290.29 केल्विन, और इनिशियल इसका कितना था वाटर का 300 केल्विन था, उसको पुट करा सॉल्व करा इसको तो -13.818। डेल्टा एस इक्विलिब्रियम आइस वाटर का दोनों को ऐड करना है, कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे 1.03
जूल पर केल्विन इसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको ये प्रोसेस ध्यान रखना होता है। और जब मैं कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल वो सब चीज़ें बता रही थी तो ये चीज़ हम काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बस इंसुलेटेड है तो हीट गेन जो लॉस के बराबर होगी उससे आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना था। सेकंड लॉ का यूज़ करके ये पहले एंट्रोपी कंजर्वेशन और वही मतलब एंट्रोपी जो टोटल चेंज हो रहा है, सॉरी वो टोटल चेंज इक्विलिब्रियम में आए, दोनों का जो चेंज है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरे सिस्टम का चेंज आ जाएगा, ठीक है। और वो हमको निकाल लेना है। अब जो क्वेश्चन है ना वो 2020, ठीक है, 2020 के क्वेश्चन हैं। तो इसके क्वेश्चन करते हैं। अ स्मॉल डिस्क इज सस्पेंडेड बाय अ फाइबर सच दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट द फाइबर एक्सिस, ठीक है। स्मॉल डिस्क को सस्पेंड करते हैं फाइबर के वहाँ कि फ्री है रोटेट करने के लिए फाइबर एक्सिस के अलोंग। फॉर स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शंस द हैमिल्टोनियन फॉर द डिस्क इज गिवन बाय। स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए हमको हैमिल्टोनियन दे रखा है, मेन चीज़ ये, ठीक है ना, ये दे दिया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन है। डिस्क जो है उसको सब्जेक्ट किया जाता है टू एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा ड्यू टू थर्मल कॉलिजन्स फ्रॉम द सराउंडिंग गैस एट टेम्परेचर टी, और पी थीटा जो है वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा, ठीक है ना। ये सब थ्योरी तो पढ़ लेना। एवरेज और आरएमएस एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा एवरेज और थीटा आरएमएस रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। हमको हैमिल्टोनियन दे रखा है, हमको बोला रखा है कि वहाँ पे वो जो थीटा उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन से वो कर रहा है, इसकी वजह से थर्मल कॉलिजन जो हो रहा है सराउंडिंग गैस के साथ में उसकी वजह से, ठीक है। पी थीटा जो है वो थीटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमको बोला है कि थीटा एवरेज और थीटा आरएमएस निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्मॉल ऑसिलेशंस करेगा, स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन दिया, ये ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करेगा इसका मतलब क्या है कि मीन पोजीशन से जितना इस डायरेक्ट इधर जाएगा उतना ही मीन पोजीशन से उधर जाएगा, ठीक है ना। ये मीन पोजीशन है, इससे जितना इधर मोशन होगा उतना ही उधर मोशन होगा। इसका मतलब कि एवरेज लेंगे तो थीटा एवरेज हमारे पास में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एवरेज तो 0 हो गया, यानी इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। उसके बाद थीटा रूट मीन स्क्वायर थीटा आरएमएस हमको निकालना है, ठीक है। तो थीटा आरएमएस के लिए हम देखिए हर यहाँ पे हमको क्या करना होगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी उसका यूज़ करना है। कैसे, हर क्वाड्रेटिक टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी उसके साथ कितनी एसोसिएट होती है, हाफ केबीटी होती है, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है इसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएट होगी, हाफ केबीटी होगी, तो हाफ अल्फा थीटा आरएमएस का स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो वो हाफ के बी टी के बराबर होगा, ठीक है। ये कैंसिल, तो थीटा आरएमएस जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो वो आ जाएगी के बी टी बाय अल्फ़ा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर को निकालूँ तो रूट, यानी के बी टी बाय अल्फ़ा की पावर हाफ, ठीक है। तो थीटा एवरेज तो 0 आएगा। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके मैं इस तरीके से इन क्वेश्चंस में आरएमएस निकालते हैं, तो थीटा आरएमएस जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 34। ये दोनों क्वेश्चन भी 2020 के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आए हुए जो, ठीक है। 34 क्या बोल रहा है, एज शोन इन फिगर एन आइडियल गैस इज कन्फाइंड टू चैम्बर ए ऑफ एन इंसुलेटेड कंटेनर विद वैक्यूम इन चैम्बर बी। ये चैम्बर ए है, ये पूरा जो कंटेनर है एक तो वो इंसुलेटेड है, ठीक है ना। क्या बोल दिया, इंसुलेटेड कंटेनर। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो जो भी उसमें ध्यान रखने की चीज़ें उनके ऊपर अंडरलाइन, अब वैसे इसमें तो ऑनलाइन पेपर होता है, हर चीज़ को ध्यान में रखते जाया करो। क्या पहली चीज़ हो गई कि इंसुलेटेड है, ठीक है, विथ वैक्यूम इन चैम्बर बी, यानी इसके अंदर तो आइडियल गैस फिल कर रखी है, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है बी चैम्बर में। व्हेन द प्लग इन द वॉल सेपरेटिंग द चैम्बर्स ए एंड बी इज रिमूव, यहाँ पर ये प्लग है, अगर इसको रिमूव कर देते हैं द गैस फिल, जो गैस है वो दोनों चैम्बर में फिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो हमको बताना है। क्या था, ए के अंदर ये पूरा चैम्बर इंसुलेटेड है, ए के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, गैस भी कैसी है, आइडियल है, ठीक है। बी वाला वैक्यूम है, यहाँ से प्लग को रिमूव करते हैं, यानी कि ऑफकोर्स यहाँ से जो आइडियल गैस है उसके पार्टिकल्स का मोशन इधर की तरफ होगा, ये पूरे के अंदर फैल जाएगी, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा सही हमको बताना है। पहला है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, दूसरा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, तीसरा है कि टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज होता है क्योंकि एक्सपांड करता है टू फिल द स्पेस इन बी चैम्बर, यहाँ से यहाँ जाता है तो कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और चौथा है कि इंटरनल एनर्जी जो गैस की वो इंक्रीज होती है क्योंकि एटम्स जो है उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर तो वो तो एक ही बात हो गई, ठीक है ना, जिस तरीके से इसका चेंज होगा उस तरीके से इसका चेंज होगा,
तो ऑफकोर्स दो आंसर तो है नहीं, एक ही आंसर है, तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी देखिए क्या है, जो पार्टिकल्स है हमको बोला आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस के अंदर हम क्या मानते हैं कि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ पर पार्टिकल जा रहे हैं, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी उनकी जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमने बोला है पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है यानी कि वर्क नहीं हो रहा कोई, ठीक है ना। यानी कि DW जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। और ये कंटेनर कैसा है, इंसुलेटेड है, यानी कि बाहर से हीट एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो DQ जो है वो भी 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज करें तो DQ किसके बराबर है, DU प्लस DW से। अब क्योंकि पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग है, इसका मतलब कि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क भी नहीं होगा, तो DW 0 और यहाँ पर DQ 0, ये दोनों 0, इसका मतलब कि DU क्या हो गया, 0 हो गया। DU 0 इसका मतलब कि चेंज इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 है, ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक ही बात है, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन होगी, टेम्परेचर का फंक्शन होगी, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके थे आइडियल गैस की जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब, कि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी वो किसका फंक्शन होगी, टेम्परेचर का फंक्शन होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो गैस का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज रहता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय यू एस वी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। यू जो है वो एस और वी का फंक्शन है, एस यहाँ पर एंट्रोपी होगी, हमको पता है वी वॉल्यूम होगी, ठीक है ना। वो हमको कितना दे रखा है, लैम्डा एस स्क्वायर, इसको वी की पावर -2/3 को ऐसे लिख दो, वी की पावर 2/3 नीचे जाके, ठीक है। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, वी और एस वॉल्यूम और एंट्रोपी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमको इनमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ स्टेट करेक्ट है वो चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो वही फर्स्ट लॉ का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डी क्यू इक्वल टू DU प्लस DW होता है। DQ को क्या लिख सकते हैं, TDS इक्वल टू DU प्लस DW को क्या लिख सकते हैं, PdV, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DU है वो किसके बराबर होगा, TDS माइनस का PdV, यानी T को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल्टा U बाय डेल्टा S एट कॉन्स्टेंट V। तो यहाँ पर इससे मैं कैलकुलेट ही कर लेती हूँ, क्या होगा, एस स्क्वायर का 2s, ठीक है। तो 2 लैम्डा s डिवाइडेड बाय v की पावर 2/3, ठीक है। यहाँ से मैं s की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो कितनी आएगी, t v की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा। ये इसलिए कैलकुलेट करी क्योंकि अभी वापस यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। एक तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली है, दूसरी चीज़ यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। प्रेशर कितना होगा, माइनस ऑफ डेल्टा U बाय डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट S, ठीक है। यानी इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 2/3 लैम्डा S स्क्वायर V की पावर 5/3, ठीक है। अब ये जो S स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से S स्क्वायर लिख देती हूँ, ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसलिए ना। क्या होगा, t का स्क्वायर V की पावर 2/3 का स्क्वायर V की पावर 4/3 और 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो उसको अगर आगे और सॉल्व करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, 1/6 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है तो 1/लैम्डा, तो लैम्डा भी इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से टी तो कुछ है नहीं तो टी स्क्वायर वी की पावर 4/3 और नीचे वी की पावर 5/3, ठीक है। तो क्या बचेगा, वी की पावर 1/3 बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से हम देखते हैं ये चीज़ क्या प्रेशर निकाल रहे हैं हम। तो अगर मैं इसको 6 लैम्डा, तो पूरा 6 कांस्टेंट है, लैम्डा हमको दे रखा है कांस्टेंट है, तो p v की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 लैम्डा, और ये पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया, ये p कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, p v की पावर 1/3 डिवाइड बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट। कैसे निकला, सिंपली u हमको ये दे रखा था, फर्स्ट लॉ यूज किया, डी क्यू इक्वल टू DU प्लस DW, DQ को TDS, DW को PdV, DU हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हम सिंपली यहाँ से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों निकाल सकते हैं। टेम्परेचर कैलकुलेट किया, ठीक है, इधर से प्रेशर कैलकुलेट किया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से S की वैल्यू निकाली और इधर सिंपली S स्क्वायर था तो S का स्क्वायर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, सिंपल सी कैंसिलिंग वगैरह करी, 1/6 लैम्डा ये कॉन्स्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ गई, p v की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू
कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके 2017 से 2020 के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ठीक है, तो गेट तो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। गेट के क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करिएगा और खुद सॉल्व करना हाथ से। अगर आपने पहले कर रखे हो और फिर कोई प्रॉब्लम आई हो तो अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट भी देख रहे हैं तो भी एक बार हाथ से ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।